बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और उसके बाद हमने सीखे थे नेचर ऑफ रूट्स। आज हम आपको इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे यदि कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उसमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें कब ये क्वाड्रेटिक में जाएगी, कब ये लीनियर में जाएगी, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल, है ना, राइट ट्राइंगल। अब इसके बाद जैसे ही मैंने राइट ट्राइंगल पढ़ा, मेरे दिमाग में क्या आती है कि सर इसमें कहीं ना कहीं या तो क्या लगेगी ट्रिग्नोमेट्री या लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए सवाल में हम आगे चल के हैं तो उसमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 5। मतलब दोनों साइड्स नहीं दे रखी हैं, दोनों साइड्स के बीच में भी एक रिलेशन दे रखा है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स या दीज साइड्स। अब इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का तो हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एंगल कोई सा भी नहीं दिया हुआ है, 0, 30, 45, 50, 60 और 90। ठीक है, 90 वाली बात होती नहीं है। तो अब इस हिसाब से ये सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्री से तो हट गया। तो ये आता है हमारा कहां पर, स्क्वायर के केस में। स्क्वायर का केस कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हम कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो अब हमें बोला गया राइट ट्राइंगल, तो हम ये मान लेते हैं कि राइट ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनियस हमें 25 दिया हुआ है एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। अब आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हो। तो मैं इसके बेस को x मान लेता हूं और इस हिसाब से उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज 5। तो दोनों की जो लेंथ है उनमें 5 का डिफरेंस है, कौन ज्यादा है कौन कम है उसने ये नहीं बोला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को 5 ज्यादा मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा x + 5। ठीक है, आप x - 5 भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो बेस और परपेंडिकुलर, तो बेटा यदि राइट ट्राइंगल की बात की जाती है और अदर टू साइड्स के बारे में बोला नहीं गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये एक्चुअली एंगल पे डिपेंड करता है। तो हमें उतना दिमाग में लोड नहीं लेना है, हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, आपको गिवन है कि यहां पर जो हाइपोटेनियस है इन ट्राइंगल ABC, अब आप ABC इसका नाम डाल दो, ये A हो गया आपका, ये B है, ये C है। हाँ, तो इन ट्राइंगल ABC आपने ABC नाम डाल दिया। अब इस हिसाब से आपने AC की वैल्यू जो है वो आपने 25 डाल दी है, जो उसको आपने हाइपोटेनियस नाम दिया है। इसके बाद आपने AB डाला है जो कि आपका परपेंडिकुलर है, और इसने आपकी वैल्यू x + 5 मानी है ना, परपेंडिकुलर। और इसके अलावा आपका क्या बच गया, BC दैट इज x, है ना, जिसको आपने क्या माना है, बेस। ठीक है, अब यदि आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जैसे आप इसकी वैल्यू डालने जाएंगे तो क्या होगा, 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करने पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इधर 25 का स्क्वायर आप 625 लिख सकते हैं। अब जिस बच्चे को याद नहीं आया, मैंने यहां पर a + b का होल स्क्वायर ओपन करा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो हमने ये थ्योरम यहां पर लगाई है और ये आपका फॉर्मूला भी हमने यूज कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, x² प्लस x², 2x² हो जाएगा 10x, और 5 और 625 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -600। ठीक है, इस वक्त अभी आप यहां पर प्लस का 25 लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, 2x² प्लस 10x, 625 उधर जाएगा तो -600 कर देगा इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट देख लीजिएगा एक बार खुद के दिमाग में सॉल्व करके, तो आपको पता लग जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100
-4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 600। अब 600 जैसे बच्चा डालेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, बट ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपने सी की वैल्यू गलत डाली है, एक्चुअली -600 डलनी थी। तो ये प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल टर्म सारी प्लस हो जाएंगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारे पास 2 आंसर पॉसिबल हैं। तो ये देखने के बाद कि नेचर ऑफ रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² + 5x - 300। अब इस हिसाब से हमें 300 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसमें 5 आ जाए डिफरेंस। अब इसके फैक्टर्स आप देख लीजिए जो आपको समझ में आए क्या हो सकते हैं। 300 को ब्रेक करा तो 2 × 150 जो पॉसिबल नहीं है, 1 × 300 वो भी पॉसिबल नहीं है, 3 × 100 पॉसिबल नहीं है, 4 × कितना आया 75, 5 × 60 जो भी पॉसिबल नहीं है, 6 × 50 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना तो आप चले गए। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, 7 पे नहीं जाता, 8 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं जाता, 10 पे आप देखेंगे 10 × 30 ये भी नहीं जाएगा क्योंकि डिफरेंस हमें 5 चाहिए, यहाँ पर तो 20 के अराउंड डिफरेंस आ रहा है। अब इसके बाद 11 में जाता है, 12 में देख लीजिए 12 × 12 2 24 और 6 बचा तो 25, तो 12 और 25। अब इसका गैप भी अभी भी आपका 5 नहीं आ रहा है, तो और आगे चलेंगे, हम आगे जाएंगे 15 और 20, 15 × 20 इसका गैप जो है हमारा 5 आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x² + 20x - 15x - 300 = 0। सिंप्लीफाई करने पर x कॉमन लेने पर x + 20 बचेगा, यहाँ पर -15 कॉमन लेने पर x + 20 बचेगा। तो हमारे 2 आंसर हो जाएंगे x + 20 which cannot be 0, which can be 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -20, पर किसी भी सवाल में जो x हमने बेस मारा था वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर तो हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड चलते हैं तो हमारा अगला फैक्टर बनेगा x - 15 which is equals to 0। ऐसा करने पर x की वैल्यू 15 आएगी, मतलब हमारा बेस 15 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपने क्या बेस को 50x माना था और जिसकी वैल्यू अब 15 आई है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब आप कहोगे सर इसमें परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको अदर 2 साइड्स बोल देनी है कि इफ AC is hypotenuse then other 2 sides are 15 and 20। वो आपसे इतना ही जानना चाहता है, उसने आपसे लेंस के बारे में बोला है, अदर 2 साइड्स के बारे में उसने आपसे ये नहीं बोला परपेंडिकुलर नाम देके बोलो, तो आप इसको सिर्फ अदर 2 साइड्स बोल दीजिएगा। हाँ, बच्चे क्लैरिटी के लिए परपेंडिकुलर डाल देते हैं, फिर वहां से वो गलत हो जाते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, वो एंगल पे डिसाइड होता है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अदर 2 साइड्स की वैल्यू आप डाल दीजिएगा कि अदर 2 रिमेन 2 साइड्स आर 15 एंड 20, जो आपको मानना है मान लीजिए। क्लियर? चलो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक के सवाल जब आएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा। देखो, इस सवाल में भी बताते हैं कि क्वाड्रेटिक का है या नहीं है। अब इस सवाल को पढ़ के पता करते हैं। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ के सवाल पेरीमीटर में भी आ सकता है और एरिया में भी आ सकता है। पेरीमीटर में आता है तो लेंथ और ब्रेथ ऐड होती है, मतलब वेरिएबल ऐड हो जाएगा, पर उसकी डिग्री इंक्रीज नहीं होगी। पर यदि हम आगे जाएं तो इस सवाल में एरिया की बात करी गई है, एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब यदि हम वेरिएबल की बात करें जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वेरिएबल की डिग्री बढ़ जाएगी। तो एक लेंथ एक वेरिएबल ब्रेथ का, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो x इंटू एक्स 2x, तो x² तो हो ही जाएगा। इसका मतलब डिग्री कहां पहुंच जाएगी, डिग्री 2 पर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया। तो यहां से हमारा दिमाग चलेगा कि यार ये भी क्वाड्रेटिक का ही सवाल है। अब इस हिसाब से हम मान लेते हैं द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट। लेट, क्या लेट करेंगे, ब्रेथ। ब्रेथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारी x मान लेते हैं, x मीटर। तो हमारी जो लेंथ है वो 5 ज्यादा है, तो हम इसमें x + 5 मान लेते हैं। क्लियर? अब वो बोल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, या हॉल। अब आप कहोगे सर रेक्टेंगल ही क्यों बोल रहे हो आप, तो बेटा लेंथ और ब्रेथ की बात रेक्टेंगल फील्ड में होती है, अदरवाइज साइड की बात होती है यदि स्क्वायर शेप में होता तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 84 मीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम फॉर्मूला डालें तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 84 आ रहा है। वैल्यू डाल दो, लेंथ की वैल्यू आपने डाली है x + 5 इंटू एक्स,
विच इज इक्वल टू 84। आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना चाहिए, 84 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि 5 आ जाए। जिसको आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ले। जिसको ऐसा लगता है कि सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम फैक्टर गलत निकालते हैं, आपको दूसरा मेथड भी समझाया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो अप्लाई कर दीजिए एबीसी पहचान कर। मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छी लगती है तो मैं वही करता हूँ। मेरे को देखना है फैक्टर क्या आएंगे और मेरे दिमाग कह रहा है 12 into 7 आएगा, क्योंकि दोनों का गैप 5 होता है। इसके अलावा आपको यदि बेसिक से नहीं आता है तो आप इसको पूरा तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84। जब आप ऐसा करेंगे तो x प्लस 12 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 7। अब आप कहेंगे ये कैसे कर दिया, तो ये आपको करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको सिखाया, तो आपकी प्रैक्टिस होगी और फिर पहचानिएगा कि क्या मैंने सही करा है या नहीं। यहां से x की दो वैल्यूज आ जाती है माइनस 12, अगेन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स अ लेंथ, x माइनस 7 जिसका मतलब है x की वैल्यू 7, जो कि पॉसिबल है क्योंकि एक लेंथ है और 7 हो सकती है। अब x क्या माना था हमने ब्रेथ को x माना था, तो इस वक्त मैं क्लियरली बोलूंगा कि ब्रेथ जो है वो हमारी 7 मीटर होगी और जो लेंथ है वो हमारी 7 + 5 विच इज इक्वल टू 12 होगी, 12 मीटर। क्लियर? अब आप कहोगे सर इसमें आपने लेंथ ब्रेथ क्लियरली कैसे बोल दी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ध्यान से देखो। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो वो ब्रेथ कम चाहता है और लेंथ ज्यादा चाहता है, क्लियरली उसने बोला है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारे आंसर है उसके अकॉर्डिंग 7 हमारी ब्रेथ होगी और लेंथ हमारी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सवाल कैसे हो रहे हैं, कहां आपको अटकना चाहिए, कहां आपको नहीं अटकना चाहिए। ये सवाल लीनियर इक्वेशन में भी आ सकता है, बस इस सवाल में पैरामीटर पूछ लेगा तो वो सवाल कहां चला जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन में। और यदि उसने मल्टीप्लाई का कोई केस दे दिया, मतलब एरिया का कोई केस दे दिया, तो ये सवाल किस में चला जाएगा, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है स्पीड ऑफ बोट वो हम x मान लेते हैं, और वो x मानने की जरूरत नहीं है, सॉरी उसने बोला है स्पीड ऑफ बोट वो 5 है, और if it takes 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream than return downstream। अब देखो पूरे क्वेश्चन में रो, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इन सब की बात की गई है, और वो बच्चे जो प्रीवियसली थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते थे 9th क्लास में, वो 10th क्लास में आते ही सबसे पहले जानते हैं इस तरह के सवाल लीनियर इक्वेशन में आते हैं। तो अब बच्चे के दिमाग में आता है ये तो लीनियर इक्वेशन का सवाल है, अब वो इसमें दो वेरिएबल लेके घूमते रहते हैं। वो ये बेसिक याद नहीं रखते कि उन सवालों में जब ये लीनियर इक्वेशन में आता था तो हमारे पास दो वेरिएबल जो होते थे वो होते थे, एक जो आपका बोट होती है उसकी स्टिल वाटर में जो रो की स्पीड होती है, मतलब स्पीड ऑफ बोट जो होती है वो कितनी होती है उसको हम x मान लेते थे, और वाटर जिसके ऊपर आपकी नाव चलने वाली है उसकी स्पीड कितनी होती थी, हम x उसको मानते थे और y उसको मानते थे। यहां पर उसने आपको बोट की स्पीड तो दे दी ना, बोट की स्पीड दे दी है, उसको क्या जानना है कि सिर्फ आप मुझे बताओ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है, मतलब पानी की स्पीड कितनी है। तो जब आपके पास वेरिएबल ही एक है तो आप एक ही वेरिएबल लोगे, जब एक वेरिएबल लोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन घूम के कहां पहुंच जाएगा, क्वाड्रेटिक पर। कैसे पहुंचेगा, चलो सवाल देखते हैं। तो अब इसमें पूरी नॉलेज तो हम उसी के लगाएंगे। तो स्पीड ऑफ बोट जो बोला गया है वो कितना है, वो है हमारा 5 किलोमीटर। इसको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना। अब स्पीड ऑफ रिवर कह लो या स्ट्रीम कह लो, तो रिवर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हम x km/h मान लेते हैं। ठीक है, अब जब भी डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस कितना ये सवाल में दिया रखा है कि उसने डिस्टेंस जो है वो 5.25 किलोमीटर की बात कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी आदमी को जब इस तरह से स्पीड जाता भी अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में आता भी है तो बताओ उसको ज्यादा टाइम कहां लगेगा, अप स्ट्रीम में कि डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो अगेंस्ट द रिवर फ्लो कर रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, तो उसका ज्यादा टाइम अप स्ट्रीम जाने में लगता है। डाउन स्ट्रीम में तो रिवर भी उसको सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है ना, ये कितनी हो जाएगी आपकी बच्चों,
5 माइनस एक्स, पानी की स्पीड कम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब यहां से यदि आप क्वेश्चन देखें तो उसको इस टोटल कवर करने में स्वाति को 1 घंटे का डिफरेंस लगता है, तो इसका मतलब अप स्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, ये 1 घंटे के बराबर होना चाहिए। टाइम माइनस टाइम टाइम ही आता है, तो यहाँ अपनी इक्वेशन तो सही जमी है। अब टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप कहोगे सर क्या लिख रहे हो, बिल्कुल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके लिए। तो अब याद करो, डिस्टेंस है 5.25 किलोमीटर, डाउन अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 5 माइनस एक्स, यहां पर भी 5.25 किलोमीटर ही वो डाउन स्ट्रीम भी आएगी, बट इस टाइम उसकी स्पीड हो जाएगी 5 प्लस एक्स, और इस हिसाब से उसको लगता है 1 आवर। अब यहां पर आपका जो सवाल चलेगा वो चलेगा एलसीएम के बेसिस पर कि x माइनस 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 5.25 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस एक्स से, माइनस 5.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वक्त 5 माइनस एक्स से, और जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर ये जो भी केस बनेगा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा जानबूझ के, आपको रीजन भी बताऊंगा, प्लस 5.25x माइनस 5.25 इंटू 5 प्लस 5.25 इंटू एक्स, और ये पूरा का पूरा इधर 1 के पास चला जाएगा, तो यहां बचेगा 525 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा इस पोर्शन से कट जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समझ रहे मेरा लॉजिक। आप ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म जो भी होगा प्लस आएगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई पर, और ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई पर माइनस आएगा। तो मुझे क्या करना है उस चीज से जो मेरे काम की नहीं है, कट जानी है ना, तो टाइम वेस्ट क्यों करूं, कट रही हटा दिया। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़कर हम बता देते हैं दिस विल कन्वर्ट एज 10.5x इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि सर पॉइंट आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 10.5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब यहां से पॉइंट हटा लीजिए तो 10 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए तो 10x स्क्वायर प्लस 105x माइनस 250, और इस पूरे एलसीएम के 0 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हो गया, तो 250 इंटू 10 2500 हो जाता है, और ऐसा कर कर 105 मुझे लाना है। अब इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व इट राइट नाउ, क्योंकि मेरे दिमाग में 2500 के ऐसे फैक्टर ढूंढना जिससे 105 है, मेरे दिमाग में तो नहीं चलता। सिंपल सा लॉजिक, मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर सकता हूँ, 5 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 21x आ जाएगा, और यहाँ 50 आ जाएगा। ये सवाल अभी मेरे लिए 100 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है 21 आ जाए, तो वो मेरे दिमाग में है 25 और 4, ठीक है, वो मेरे दिमाग में चल रहा है। पर 100 को और पहले वाले केस में से मैं इस वाले केस को प्रेफर करूंगा। यदि मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता कि ये वाली कंडीशन रह जाती, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता फर्दर, तो फिर मैं चला जाता आपके किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बहुत कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, और किस पॉइंट पर आप इसको इजीली खेल सकते हो। यहां मेरा दिमाग चल रहा है कि इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकता हूं, पर यदि इससे प्रीवियस वाली स्टेप को देखूं तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही जाता, मेरे को कोई डर नहीं होता, मैं वहीं से इसका आंसर निकालता। तो अब यहां से मुझे इसके फैक्टर मिल गए हैं मेरे दिमाग में, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पर मुझे पता लगेगा कि इसका एक फैक्टर आएगा x, 2x प्लस 25, और यहां पर मैं यहां भी माइनस का 2 कॉमन लूंगा, जिससे मेरा आंसर बनेगा 2x प्लस 25। तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, जिससे x जो है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, जो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि x मैंने क्या माना था बच्चों, ध्यान से देखो, x मैंने माना था आपकी स्ट्रीम की स्पीड जो नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी डायरेक्शन में स्पीड कैसे नेगेटिव होगी, वेलोसिटी होती है नेगेटिव। यदि आपको फिजिक्स याद आ रही हो कि सर आप गलत बोल रहे हो, वेलोसिटी स्पीड नेगेटिव हो जाती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, क्या होती है नेगेटिव, वेलोसिटी होती है, और इस वक्त हम स्पीड की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो बचता है x माइनस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2।
तो अब हमारे पास x की स्पीड 2 है, तो अब हम एवरेजली कर लेते हैं। यदि हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे जाते हैं तो 5.25 को अप स्ट्रीम में ट्रैवल करने में हमें 3 की स्पीड से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 और इसका आंसर हमारा 2 आया है। तो इसका कितना टाइम लगेगा आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 300 हो गया। अब आप इससे हिसाब लगा सकते हैं इसको, ठीक है। कितना आएगा जल्दी से देखो, 100 3 की टेबल से, 3 1 3, 3 7 21, 1 कैरी आया, 3 5 50, 175, मतलब ये हो जाएगा 1.75 आवर। और जब आप 5.25 को डाउन स्ट्रीम में लाएंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 5 7.5। अब ये जो आ रहा है ये टाइमिंग्स हैं बहुत अलग तरीके से। अब आपको देख रहा होगा कि सर ये तो बड़ा अजीब आंसर आ रहा है, पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर वही आ रहा है जो आपको चाहिए। क्लियर? तो अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे सवाल सॉल्व होते जा रहे हैं। आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे इसमें गलत लगता है तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाएंगे, आपको सेम आंसर मिल जाएंगे। जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जा सकता है। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं जो डायरेक्ट क्लियर बता रहा है कि क्वाड्रेटिक पेयर है, क्योंकि स्क्वायर्स की बात कर रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स और उनके स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यहां पर आपको एक ही बात समझनी है। मैं 40 सवाल की और प्रैक्टिस करवा दूं बच्चों, पर प्रॉब्लम यह है कि इन 40 सवालों से भी कुछ नहीं होगा। सवाल जब पेपर में आएगा तब आपका दिमाग चलना चाहिए। तो हम आपको अप्रोच बता रहे हैं कि सवालों को कैसे पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक में है या लीनियर इक्वेशन में। समझ गए? तो यहां पर जैसे स्क्वायर देखकर आपको समझ में आया, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको क्वाड्रेटिक में बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में है। ठीक है, सवाल देखकर आपको पहले पता लग जाना चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एडी अकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।